हेलो बच्चों। हाँ, मैं पिछले लेक्चर नंबर 18 में मैंने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया है। अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इससे बहुत ज़्यादा आता नहीं है। अगला जो चैप्टर है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना किसी मैट्रिक्स का, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं एक क्वेश्चन से बता दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है। अगला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक मैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन लिखा हूँ, सॉल्व कंप्लीटली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ राइट हैंड साइड 0 है, एक्स वाई जेड में लीनियर है, राइट हैंड साइड 0 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, ये होमोजीनियस इक्वेशन क्यों है? राइट हैंड साइड आपका 0 है। ठीक है, इसकी सॉल्यूशन कर रहा हूँ। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो इसमें भी इसका ये मैट्रिक्स फार्म लिखोगे, मैट्रिक्स फार्म कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालोगे। रैंक निकालने से आपको ये हो जाएगा कि कितनी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगी इस इक्वेशन का। ठीक है, अब वेरिएबल कितनी है? 3 है। 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो 3 में से उसका रैंक घटा देंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। जितने आएगा, निश्चित है कि ए का रैंक 3 से ग्रेटर नहीं होगा। ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो निश्चित है कि ए का रैंक 3 से ज़्यादा नहीं होगा। 3 होगा, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये जितनी ये आएगा 1 आ जाए। मान लो कि रैंक 2 है तो 3 - 2 1 सॉल्यूशन होगा, 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। यदि रैंक 2 आ गया तो 3 - 2, रैंक 1 आ गया तो 3 - 1 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। यदि रैंक ए का 3 आ गया तो 3 - 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। तो रैंक निकालना होगा, और रैंक निकालने में आप इक्लान फॉर्म में चेंज करोगे तो उससे एक्स जितनी वैल्यू निकालना होगा, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो निकालना होगा वो ईजी भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में आप चेंज करोगे, रिड्यूस करोगे। तो ये इक्वेशन है, आप लिख लोगे। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ बालक, बहुत ज़्यादा ये नई चैप्टर है। मैं अगले चैप्टर में विधिवत टाइम दूंगा, और उससे ज़्यादा आता भी है, वो कुछ नया टाइप का भी है। ये नहीं है कि नया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसमें समय मैं अच्छा से दूंगा। ये चैप्टर में मैं 4 लेक्चर में दिया। ये आपका सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस आर, ये आपका इट इज रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखना है। x = 0, राइट हैंड साइड 0, तो वेयर a इज इक्वल टू ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स में 3 अननोन क्वांटिटीज है। कौन कौन है? एक्स वाई जेड है। तो ये आपका होगा 1 3 - 2 2 - 1 4 1 - 11 14। ये है एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। अब मैं वो जो इंटरमीडिएट में पढ़े वैसे नहीं निकालेंगे, यहाँ रैंक निकालेंगे। ए का x = 0 में रख देंगे। तो ए का रैंक निकालने के लिए इसको इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ए का रैंक निकालने के लिए, जैसे ए आपका है कितनी सॉल्यूशन होगी, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितनी होगी, ये आपको चेक करने के लिए रैंक निकालना पड़ेगा। इसके ऑर्डर कितने हैं? 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके ऑर्डर से इसके रैंक को माइनस कर देंगे, जितना आएगा उतनी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगी। रैंक से ऑर्डर से रैंक ज़्यादा होगा नहीं। 3 ऑर्डर का है तो रैंक 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है। ठीक है, मैं बार बार एक ही बात को बता रहा हूँ।
ये आप देख ही रहे हो x क्या है। अब यहाँ 1 है, ये 0 कर लो। कैसे? R2 में यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो ताकि ये 0 हो जाए। ये 1 है तो R3 में R1 माइनस कर लो। ऐसे इसको लिखना पड़ेगा। क्या करना है, उसको लिखना भी पड़ेगा ना। तो बच्चों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगा ना। रो या कॉलम ऑपरेशन करोगे तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आता है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं आता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा या रैंक में कोई अंतर नहीं होगा। तो नो डाउट R1 में कोई चेंजिंग नहीं है। आप ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस करोगे तो 0 आएगा। 1 ये 0, यहाँ पे 2 6, अब 6 माइनस करोगे -1 में तो -7 होगा। यहाँ पर क्या, यही माइनस कर देना है। -11 -3 दैट इज योर -14। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो ये -4 होगा, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप -2 यहाँ पर माइनस करोगे तो +2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसमें सेकेंड रो में 0 की नंबर जो है थर्ड रो में 0 के नंबर से ज़्यादा है, ये ठीक है। थर्ड रो में 0 की संख्या सेकेंड रो में 0 की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये 0 कर लो। एक ये 1 करो या ना करो कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगी रैंक को। यहाँ 1 करना बहुत ज़रूरी नहीं है, कर भी सकते हो, बट ये 0 करो। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो R3 में 2R2 माइनस करेंगे तो 0 तभी ना होगा, इसको टारगेट है। इसमें 0 की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थर्ड रो में सेकेंड रो से। तो ये जो मैंने लिखा है वो आप अप्लाई करिए। 0 -7 8, हाँ 0 2 इंटू -40 माइनस करना है तो +0 हो जाएगा। 8 इंटू 2 माइनस करना है 0, ये भी हो जाएगा। ये इक्लान फॉर्म में है। अब ये इक्लान फॉर्म में यहाँ 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। इसकी रैंक जो है ये नॉन जीरो रो की संख्या कितनी है, ये तो 0 रो है, सारे एलिमेंट 0 है। ये 0 रो नहीं है, इस सारे एलिमेंट 0 नहीं है तो 0 रो नहीं है। तो ये नॉन जीरो रो है 1 2, यही इसकी रैंक होगी। तो इसकी रैंक 2 होगी तो ए का भी रैंक 2 ही होगा। तो आप लिख सकते हो ये रैंक 2। अब मैं बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं चेक करना है वाला, होमोजीनियस में नहीं चेक करते हैं, नॉन होमोजीनियस में चेक करते हैं। 3 ऑर्डर का है ए और 2 रैंक है तो 1 होगी, 1 सॉल्यूशन होगी। मतलब एक्स वाई जेड की इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 1 ही होगी। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मैं बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 1 ही होगी, जो मतलब एक दूसरे पर डिपेंड ना। अब कैसे निकालेंगे वो सॉल्यूशन, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितने कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। ये एक इक्विवेलेंट है तो यहाँ आप लिखेंगे इसके बाद गिवन इक्वेशंस या 1 इक्वेशन 1 इक्विवेलेंट टू इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज था ना x इक्वल टू 0, तो a का ये इक्विवेलेंट है। x क्या है आपको पता है, इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स है वो, ये आपका। अब इसे मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। ज़्यादा 0 भी है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x + 3y - 2z, ये 0x 0 ही हो जाएगा, -7y +
8z, और ये 0 ही हो गया। इससे कंपेयर कर लो, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके, तो ये मिला। इससे कंपेयर करोगे तो x + 3y - 2z = 0, -7y + 8z = 0। अब देखो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ कि एक 1 होगा। अब यहाँ पे x y z 3 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन है, एक को आर्बिट्रेरी लेना पड़ेगा। यहाँ ये केवल देखो, यहाँ x y z में ये तीनों में है, यहाँ केवल y z, तो y और z में से कोई आर्बिट्रेरी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। आर्बिट्रेरी ले लेंगे, k ले लीजिए, c ले लीजिए, z को ले लो या y को। यहाँ y z में है केवल, तो y या z को ही लेंगे। तो लेट z = k, तो यहाँ से 9, तो इसको 1 2 ले लें, तो देन फ्रॉम 2, देखो ऑफलाइन क्लास में थोड़ा और अच्छा रहता है, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करूँगा, जब भी आप ऑनलाइन क्लास जब भी से चलेगा, सितंबर से चले या 15 सितंबर से चले, अक्टूबर से चले, आपका परीक्षा एग्ज़ाम लेट ही होनी चाहिए, तो मैं पूरा कर दूँगा। आप लोग घबराएंगे नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर होता है, बहुत होता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए। थोड़ा ऑफलाइन में और डिटेल होता है। तो फ्रॉम 2 क्या आएगा, यदि जेड को के ले लिया तो -7y + 8k, अब आर्बिट्रेरी में ही देना पड़ेगा ना, तो y = कितना, 8k/7, y मिल गया, z k ही है, और अब k में ही आएगा, आर्बिट्रेरी में ही आएगा। अब y 8k/7 यहाँ रख दो और z k, तो आपको x मिल जाएगा, बस यही है। तो पुटिंग यहाँ लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ y and z इन 1, तो z तो क्या है बच्चों, y क्या देख रहे हो, तो x, y की वैल्यू 8k/7 × 3 24k/7, और z आपका k है, तो यहाँ 2k हो गए। यहाँ से x निकाल लो, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एक ही होगा बस। तो ये कितना हो जाएगा, x = ये आपका -14, ये 24, 10, तो -10k/7, ओके। तो इस तरह से क्या आ गया, 10 x = -10k/7, y = 8k/7, और z = k। ये इंडिपेंडेंट, आप y को भी k मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हुआ। तो एक होमोजीनियस का मैंने सॉल्यूशन कर दिया, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं चेक करना है, नॉन होमोजीनियस में करना है, और नॉन होमोजीनियस का ही ज़्यादा चांस है आपके एग्ज़ाम में आने का, तो ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं करना है। मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में। अब देखिए, आज या हो सकता है दूसरा ही क्वेश्चन कर दूँ, नया चैप्टर नए वीडियो में मैं डालूँगा, शुरुआत से पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा फीलिंग आएगी, ठीक है। तो बच्चों, नया चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइंस में भी बहुत यूज है उसका, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ इसी चैप्टर से, ठीक है। तो आज कम ही पढ़िए, नया चैप्टर में डिटेल 1 घंटा का वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसकी थ्योरी आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। तो मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ,
सॉल्व द इक्वेशन। आप मेरे साथ लिखो या ऐसे, सो दैट मेरे साथ आप लोग लिखते रहिएगा, सो दैट द इक्वेशंस है x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, टू एक्स माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2। 4 इक्वेशंस है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1। ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, आर कंसिस्टेंट। ये 4 इक्वेशंस को दिखाना है कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट दिखाना है। तो अब आपको पता है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी तो उसकी सॉल्यूशन होगी, तो सॉल्यूशन भी कर दीजिए एंड सॉल्व देम। जब कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्व भी करिए, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालिए। ये आपका क्वेश्चन। बच्चों पहले कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको पता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे। नाउ सॉल्यूशन। गिवन नॉन होमोजेनियस मैट्रिक्स, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आर, ये लिख लेंगे। गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज x इक्वल टू बी, जैसा कि आप जानते हो, वेयर ए कितना होगा, 4 इक्वेशंस है, 4 कितने कॉलम होंगे, 4 रो होगा, 3 कॉलम्स होगा। तो 1 2 -1, पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में रखो, सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को सेकेंड रो में रख दो। 3 -1 2 2 -2 3, एक और रो होगा 1 -1 1। ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। x क्या होगा, एक्स वाई जेड, ये 3 1 का है, ओके। b क्या होगा, देखिए a इंटू एक्स संभव है कि नहीं। a के कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, x के रो कितने हैं, 3 है, तो a इंटू एक्स संभव है। और b कितने टाइप का आएगा, 4 1 टाइप का, तो b 4 1 टाइप का होगा। ये b ना, a इंटू एक्स b ना है, तो b 4 1 टाइप का आना चाहिए, तो होगा ये 3 1 2 -1। ये आप नोट कर लो। ये लीनियर इक्वेशंस जो नॉन होमोजेनियस है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ये लिखेंगे, x प्लस बी। a कितना होगा, x कितना होगा, b कितना होगा। अब a इतना है, x इतना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल b करोगे और कंपेयर करोगे, जैसे 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो ये आपको आ जाएगा। तो दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज दिस मैट्रिक्स फॉर्म, दिस मच
वेयर ए दिस मच, एक्स दिस मच, बी दिस। अब आपको पता है ना कि कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निश्चित है कि ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, मे बी। तो साथ में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक निकाल लेते हो और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक निकाल लेते हो, और यदि इक्वल हो गया तो कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट होगा तो रैंक होगा, रैंक कंसिस्टेंस होगा तो सॉल्यूशन होगा। चलते हैं, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे लिखोगे, ये आप लोग बार बार रैंक भी निकाल रहे हैं, मतलब रैंक निकालने आपके लिए हैबिट में आ गया है। क्यों? रैंक आप लोग बार बार निकाल रहे हो। मैं उधर भी रैंक का क्वेश्चंस किया था, तो आप इतना रैंक निकाल रहे हो कि आपको हैबिट में आ जाना चाहिए रैंक निकालना। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, मुझे पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं निकला है, आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं पढ़ रहे होगे, लेकिन अपना पढ़ाई करो यार, अपना ड्यूटी पूरा करो, पढ़ते रहो। क्या करोगे, टाइम है, पढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। मुझे पढ़ाना काम है, आपको पढ़ाना काम, अपना ड्यूटी करते रहो, अपना काम करते रहो। बच्चों, जितना मुझसे हो सके मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ये सॉरी, एक चीज़ मैंने लिखना छोड़ दिया, बी के एलिमेंट्स हैं 3, 1, 2, -1। बच्चों, इक्लान फॉर्म में बदल करके आप खटाक से इसकी ए बी का रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कर। ये 1 है तो ये 3 एलिमेंट्स, ये 0 कर लो, रो से ही करना। तो आपको क्या लिखना चाहिए, R2 में यहाँ 3 है ना, तो 3R1 माइनस करेंगे। यहाँ R3 में 2 है तो 2R1 माइनस करेंगे। R3 में क्या माइनस करेंगे, 2R1 माइनस करेंगे। यहाँ 1 है तो 1R1 माइनस करेंगे R4 में। ये तो आप लोग बार बार देख रहे हो, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए, जो आपने लिखा है वो अप्लाई करें। ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। अब ए के भी इसमें इक्विवेलेंट मिल रहा है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी इक्विवेलेंट मिल रहा है। फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है। चलिए, 3 × 1 3, 3 - 3 0, 3 × 2 6, 6 माइनस करेंगे -1 में तो -7, 3 × -1 -3, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 + 3 5, 3 × 3 9, 1 - 9 -8। जो आपने लिखा है, देखो इसका टारगेट था कि 0 हो जाए, तो ये 0 करने में ये भी चेंज हो रहा है, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं है, जो काम है वो करते रहिए। अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 1 2, 2 - 2 0, 2 × 2 4, अब 4 माइनस करेंगे -2 में तो -6 होगा। 2 × -1 -2 माइनस करेंगे मतलब 2 प्लस हो जाएगी, 5 होगा। 2 × 3 6, 2 - 6 -4 होगा, नो डाउट। ये माइनस ही कर देना है R1 को R4 में, तो 0, 2 को माइनस करेंगे -1 में तो -3, यहाँ प्लस हो जाएगा। -1 माइनस करोगे तो +1 ऐड होगा ना, 2, और ये -4। काम करते रहिए। आपको पता है कि सेकेंड रो में 0 की संख्या फर्स्ट रो में 0 की संख्या से ज़्यादा होना चाहिए, और थर्ड रो में सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, रो से ही आपको ऑपरेशन करना है, ये भी ध्यान दीजिए। ये थोड़ा मैं 4 3 का ले लिया, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा होगा।
ये 0 कर लें, रो से ही ऑपरेशन करना है। चलिए मैं एक काम करता हूं, यहाँ 1 कर देते ना, यहाँ 1 कर देते तो जल्दी ये 0 हो जाता, क्योंकि सेकेंड रो में थर्ड रो में 0 की संख्या, सेकेंड रो में 0 की संख्या से ज़्यादा करना है। तो R2 में क्यों ना इससे करो या ये ही माइनस कर दो, क्या दिक्कत है, 0 हो जाएगा। या इससे भी कर सकते हो, इंटरचेंज भी कर देंगे। उस इक्लान फार्मूला कंडीशन को तैयार रखिएगा, वो इधर उधर हो जाएगा। आप यहाँ 0 1 करो, यही आप माइनस कर दोगे तो माइनस हालांकि हो जाएगा, फिर भी कोई बात नहीं। या इससे भी कर सकते हो, 2 R4 माइनस कर दें R2 में, तो ये माइनस होगा, पुनः माइनस से मल्टीप्लाई करके 1 कर लिया जाएगा, तब ये 0 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा। आप पहले ये लिखो, देखो टारगेट मालूम रहेगा ना, आपको पता है कि रोज से ही करना है। और इक्लान फॉर्म किसको कहते हैं ये मालूम रहेगा तो आप कर लोगे। तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 होगा, -1 हो गया। 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ आपका +8, ये 0 हो जाएगा। और किसी में चेंजिंग नहीं करना है, तो आप लिख लीजिए R4 में कोई चेंजिंग नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि ये मैं जो किया हूं यही आप करोगे, लेकिन टारगेट मालूम होना चाहिए। इक्लान फॉर्म में सेकेंड रो में 0 की संख्या फर्स्ट रो में ज़्यादा होना चाहिए, फर्स्ट रो से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड रो में 0 की संख्या सेकेंड रो से ज़्यादा होना चाहिए, ये टारगेट मालूम होना चाहिए। ये कोई जरूरी कि मैं ये क्या हूँ, आप R3 से भी कर सकते थे। यहाँ 1 करना है, -1 ही करना है, 8 कर सकते थे R3 R2 में, तब भी हो जाता, तो वो भी सही है। ऐसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए रो ऑपरेशन ही करना या कॉलम ही करना। अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ 1 हो जाए, 1 करो, 1 कर लिया जाए। तो क्यों ना हम ये लिख, एक लाइन बढ़ जाएगा, R2 में -R2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी पर मैं बना दे रहा हूँ, ये आप लोग देख लिए ना। R2 में क्या -R2 से अप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस, ये 0। आपने अगला चेंजिंग कर दिया, बात समझे है ना। R2 में माइनस से मल्टीप्लाई, ये 1। अब ये फटाक से 0 करो, अगला स्टेप हो गया ये दोनों को 0 करो। सिक्स R2 और R4 में 3R2, यहाँ माइनस है दोनों। R1 में कोई चेंजिंग नहीं करना है, थोड़ा बड़ा है ये, कोई बात नहीं। इक्लान फॉर्म फिक्स नहीं है किसी मैट्रिक्स का, ये भी जाऊँ, ये 0 हो जाएगा। क्या हो गया, 6 से ना मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, ये -1 हो जाएगा, ये -4 रहेगा ही। यहाँ 0 0 3 माइनस, ये आपका -1, ये 0, ये -4 बरकरार रहेगा। अब आपको पता है ये तो ठीक हो गया, फर्स्ट और सेकेंड रो ठीक हो गया है। फर्स्ट रो में 0 की संख्या सेकेंड रो में 0 की संख्या से कम ही है, मतलब सेकेंड रो में 0 की संख्या फर्स्ट रो में से ज़्यादा है।
ठीक है। ये सेकेंड रो में, थर्ड रो में जीरो की संख्या फर्स्ट रो में या सेकेंड रो में जीरो की संख्या से ज़्यादा ही है, ठीक है। या 1 कर दो तो कोई बात नहीं है, 1 कर सकते हो, -1 है 1 कर सकते, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है रैंक में। ये जीरो कर दिया जाए, फोर्थ रो में जीरो की संख्या थर्ड रो में जीरो की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी बराबर है तो ये ऐड कर दो ना, माइनस कर दो ना, माइनस कर दो ना। R4 में R3 माइनस कर दो, R4 में R3 माइनस कर दो। जीरो माइनस करना, ये भी जीरो हो गया। अब ये आप चाहोगे यहाँ 1 करना तो कोई बड़ी बात थोड़े है 1, R3 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा। या इसे भी छोड़ दो, क्या स्टेप एक बढ़ाओगे, रैंक तो हो जा रहा है, इक्लान फॉर्म में हो गया है। आप सोच रहे कि नॉन जीरो इंटू 1 हो जाए तो हो जाएगा 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 1 हो जाएगा, +1। या रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर या उस पर। तो देखो ये ए है इतना, ए के इक्विवेलेंट है, ये ए बी के इक्विवेलेंट है। तो ए में नॉन जीरो रो की संख्या कितनी है, ये जीरो रो नहीं है, 1 2 3, ए का रैंक 3। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो की संख्या कितनी है, ये जीरो रो है, ये ए जीरो नहीं है रो है, ये जीरो रो नहीं है, ये जीरो रो नहीं है, यहाँ भी 3 नॉन जीरो रो है। तो निश्चित है कि ए का रैंक, इसका रैंक 3 होगा तो ए का ए ही के नहीं इक्विवेलेंट है, या ए का रैंक 3 हुआ। ये ए बी के इक्विवेलेंट है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 हुआ। अब बताओ ए का रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल है। इट मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। Hence, given, केवल इक्वेशंस लिख दे रहा हूं, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, सॉल्यूशन भी कर दो। तो कैसे इक्वेशंस को लिखोगे, ये इसको भी बी वाले मैट्रिक्स का आप कर ही दिए हो जो ए में किए हो, तो नो डाउट सॉल्यूशन के लिए क्या लिखोगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, कैसे, ये आपका है ना, ये है, इसी पे करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। ये आपका ये है, ये है, ये आपका यहाँ मैं 3 0 -4 0 लिख दे रहा हूँ। ये बी वाला है इक्विवेलेंट, इस बी इसके इक्विवेलेंट हुआ, ये आपका एक्स वाई जेड, यही ना है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 1 है, मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं, ये 3, ये 4 3 का है, ये 3 1 का है, ये 4 1 का है। तो इसकी कॉलम इसका रो सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, आप 4 1 टाइप का होना चाहिए, 4 1 टाइप का है तो नो डाउट ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करिए, 1x + 2y + 2y - 1z, 0x 0 ही होगा, 1y - z, पुनः 0x + 0y 0 ही होगा, -z, यहाँ 0 0x + 0y + 0z 0 ही होगा। ये आप इससे कंपेयर कर लो, 3 0
-4 0। अब 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगी। तो बच्चों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है। तो x + 2y - z = 3, कॉमा y - z = 0 और -z = -4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 = 0 होगा ही। तो नो डाउट x y z की वैल्यू निकालना है। तो आप बच्चे 6 के बच्चे आप नहीं हो कि आपको पुटिंग दिस, आप देख करके समझ सकते हो। Z4 होगा, जब Z4 होगा तो यहाँ रखेंगे तो y क्या होगा, y भी 4 होगा। यहाँ से Z4 होगा तो आप मन में सोच लो, यहाँ 4 रखेंगे तो y भी 4 होगा। और अब x z और y 4 रख दोगे तो x क्या होगा, यहाँ रख दे रहा हूँ, 4 × 2 8 -4 = 3। तो x = क्या, 3 - 4 -1 होगा। इस तरह से हमने x y z की वैल्यू भी मतलब वो लीनियर इक्वेशंस जो नॉन होमोजीनियस है उसको सॉल्व भी कर दिया। कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, थैंक्स।